हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का जो अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने आपका एक प्रैक्टिस पेपर निकाला था। एक्चुअल में निकाले तो दो थे। तो ये फर्स्ट जो प्रैक्टिस पेपर है इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप अपने आने वाले जो अभी जो एग्जाम है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम है, उनमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ले और आपका जो पेपर का जो फॉर्मेट है वो भी आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस प्रैक्टिस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भाई ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली का है, प्रैक्टिस पेपर है, जो कि आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो ये एक प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है ना? क्लास 9th के लिए है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 हैं। टाइम ड्यूरेशन वही 90 मिनट्स हैं। ठीक है, चलिए। इसमें फिर इन्होंने हमें बताया गया है जो हमारे पास इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बताए थे, इंस्ट्रक्शंस जिनको हम बोलते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, हमें 16 करने हैं। फिर सेक्शन बी में हमारे पास 20 क्वेश्चन है, 16 करने हैं। और सी में हमें 10 क्वेश्चन है और जिसमें से हमें 8 करने हैं, यानी टोटल है हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, 4 चॉइसेस है। ठीक है ना? निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक है बेटा? तो चलिए, अब ये हमारा सेक्शन ए है। इसका हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे ही क्वेश्चन आसानी से समझा। तो ये क्वेश्चन जो पेपर आपको दिया गया हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया ए रिफ्लेक्स एंगल इज। सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल को समझो बेटा। रिफ्लेक्स एंगल होता है जब आप एक एंगल बनाते हैं, तो ये जो एंगल होता है इसको मैं एंगल कहूंगा, और ये जो होगा ये इसका रिफ्लेक्स है, ये होगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब आपके एंगल की जो मेजरमेंट है वो 180 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, और 360 से क्या हो जाए, उसकी जो मेजरमेंट है वो छोटी हो जाए, तो आपका जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स कहलाएगा। ठीक है? तो यानी मोर देन 180 और लेस देन 360। ओके, बात समझ में आई? चलिए, कह रहा साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। एक ट्रायंगल की जो साइड्स है वो इस रेशियो में है। पैरामीटर ये दिखा रखा है। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करोगे, आप इनको सम करोगे, यानी 2 + 1 + 3 कितना आ गया, 3 1 4 4 2 6। अब 24 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया, 6। अब आपको साइड्स निकालनी है, तो 2 × 6 यानी 12, 1 × 6 यानी 6, एंड 3 × 6 यानी 18। ये आपकी साइड्स निकल गया। ठीक है? यानी आपने क्या किया, यहां पर सबसे पहले आपने सम ऑफ रेशियो निकाल लिया, रेशियो का सम निकाल लिया यानी, और इस सम को पैरामीटर को इस सम से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? यानी पैरामीटर के नीचे क्या ले आया, आप सम लिए। ठीक है ना? इससे आपका जो निकल के आया उसको अगर आप इस रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सारी साइड्स निकल के आ जाएगी। ठीक है? इन्होंने पूछा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है बेटा, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा वैसे भी कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है वो 18 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर तो 18 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। 3 और 1 4 2 6 6, और ओहो देखिए यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पर 4 आना है ना? तो यहाँ पर 4 आएगा तो ये 12 आएगा, ये यहाँ पर 4 आएगा तो ये 4 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा तो ये 8 आएगा। तो इसका ऑप्शन है यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल और एन इरेशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूं, वो सम टाइम रेशनल होगा, सम टाइम इरेशनल होगा, यानी कभी वो रेशनल हो सकता है, कभी वो इरेशनल हो सकता है। ठीक है? डन? चलिए, कह रहा है इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका रेशियो ये है, देन द एंगल आर। देखो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम करो। सबसे पहले इनका सम क्या आ रहा है आपका, 18। 180 को 18 से डिवाइड कर, कितना आया आपका, 10। 10 की 10 में मल्टीप्लाई, 100, एक एंगल 100 का और दूसरा एंगल 80 डिग्री। ठीक है?
बिल्कुल सिंपल सा है, जो भी रेशो दी गई है उसका सम करना है। जो इनका सम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 180 को इनके रेशो के सम से डिवाइड करो, जो आएगा उसको रेशो से कि जो ये एलिमेंट्स है इनसे मल्टीप्लाई करो, आपका जो भी उसने पूछा वो आ जाएगा, यानी 100 और 80 आ गया। ठीक है, आप नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक एंगल 10x हो गया, एक एंगल 8x हो गया, फिर इसको आप 180 के बराबर रखोगे, फिर ये 18x आएगा, देन आप फिर 180 करोगे, फिर x इक्वल्स टू 180 अपॉन में 18 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे ये 10, फिर देन वही कंडीशन करना वही है, लेकिन इसको ये थोड़ा आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 और 80 इसके ऑप्शन हो गए। ठीक है, चलो बच्चों समझ में आ रहा है ना बच्चों। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, यानी इनमें से कौन इरेशनल है। अब इरेशनल के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बता रखा है, क्या है, जब कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया जाता है तो वो इरेशनल हो जाता है। अब ये 4 और 9 दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, यानी ये इरेशनल नहीं है। 12 भी प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है बट 12 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये है, क्योंकि 5 क्या है प्राइम और वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका, क्या है ये आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल, यानी देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा, जो आप जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो एस एस क्राइटेरिया है, ए एस ए भी क्राइटेरिया, एस एस ए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ट्रिपल एस भी क्राइटेरिया, यानी आपका जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा जो क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल गिवन है, पैरामीटर गिवन है, आप लोगों को पता है पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी ये साइड्स का मतलब है, और ये हो गया 42। तो अगर मैं सी निकालूं तो 42 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, तो इसका मतलब 42 माइनस 18 और माइनस 10, तो ये आ गया 28, यानी आ जाएगा 14, यानी सी की वैल्यू आ गई। उसने पूछा एरिया, तो एरिया मेरा हो जाएगा क्या, सबसे पहले मैं एस निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो एस हो जाएगा मेरा p/2 यानी पैरामीटर का आधा, यानी 42/2 यानी 21। अब सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, यानी 42 और 42 माइनस 18, 42 माइनस 10 और 42 माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 42 इंटू कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना, और यहाँ पर रह गया कितना, ये 32, और यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर रह गया 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यानी 28। ठीक है, अब इनके हमें कुछ नहीं करने हैं, फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके हम देख लेते हैं। तो 42 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, अगर मैं देखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7 21, और ये तो यानी इसके जो 42 के फैक्टर हैं वो तो मेरे आ गए 2 इंटू 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 8 तिया 24, 8 और तिया 24, 32 में 5 बार 2 आएगा, 3 4 और 5, 7 चौक 28, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7। अब दो देखो, 1 2 3 4, लेकिन इसमें 11 आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओ शिट शिट शिट, देखिए मैंने 42 पुट कर दिया, मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि ऑप्शन में 11 आ रहा है, अरे देखना 21 था इसकी वैल्यू और मैं 42 रख, अरे वाह कितना समझदार हूं ना मैं, आहा वेरी गुड। तो एरिया क्या आएगा, एरिया आ जाएगा, यानी 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3, और 21 में से 10 माइनस करेंगे 11, और 21 में से 14 माइनस करेंगे 7, तो 7 3 जा 21 यानी 21 बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितना इजी सा था, मैं खमा में लगा पड़ा हूँ ये लो जी करने में, है ना, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। चलिए पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं, दिस वन इज ए बी सी, ये पी क्यू आर। सबसे पहले इन्होंने कहा जी ए बी बराबर है ए सी के, एंगल जो सी है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर। अब देखिए अगर ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है, तो इसका मतलब एंगल सी बराबर होगा एंगल बी के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। इससे ये पता चलता है कि एंगल पी और एंगल क्यू भी बराबर है।
अगर P और Q बराबर है तो P के अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, यानी P के अपोजिट हो गई QR और एंगल Q के अपोजिट हो गई PR। क्योंकि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, यानी इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। चल कह रहा है 0.35 बार को अगर हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, इसका मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी अभी 50 MCQ की एक वीडियो आई हुई है 50 MCQ, इसके ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं आप, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई हुई है कि जब भी हम 35 को लिखेंगे तो हम देखेंगे पहले 35 फिर 99 क्यों लिखा, कि जितनी डिजिट पर बार आता है उतने 9 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद और बार वाले नंबर से पहले जितने नंबर हो जिन पर बार नहीं है उतनी जीरो रखते हैं, लेकिन इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर है 35/99, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल एकदम। इस क्वेश्चन में कहा गया था रेंज ऑफ द डेटा। रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को घटाया जाता है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को घटाते हैं। यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 91 और सबसे छोटी वैल्यू में आ रहा है 6, तो हमारी रेंज हो जाएगी इस कंडीशन में 91 माइनस 6 यानी 85। सो रेंज इज 85। कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है ये सिंपल एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब इससे 5 ऊपर, यानी ये जो डिस्टेंस है 5 है, यानी ये जो पॉइंट है ये 5 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी कंडीशन हो गई y इक्वल्स टू 5 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे कह रहा है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन है तो यानी x की जगह पर 3 पुट करो, y की जगह पर -2 पुट करो और 12, तो ये हो जाएगा 3k और ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो किधर कितने का होगा, माइनस का, भाई इसको करेंगे तो प्लस और उधर जाएगा तो माइनस। तो 3k इक्वल्स टू 6 और 3 से 6 को डिवाइड किया 2, यानी k इज इक्वल्स टू 2, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। ये क्लास मार्क्स आपको गिवन है और ये कह रहा है कि आपको 15 का निकालना। देखिए सबसे पहले हम इसका क्लास साइज निकाल लेते हैं। जब भी कभी क्लास मार्क्स दिखा रखो और क्लास इंटरवल पूछे तो क्लास साइज निकालो, तो 20 माइनस 15 यानी 5 हो गया क्लास साइज। देखो अगर आपको लोअर लिमिट निकालनी है तो पहले आपको करना क्या होगा, जो ये क्लास मार्क दिखा रखा है 15 है ना, इसमें से माइनस कर दो क्लास साइज का आधा, तो हो जाएगा 12.5। अपर लिमिट निकालने के लिए इसमें इसी का ये जो आधा है ये प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 17.5। तो क्लास इंटरवल हो गया 12.5 से 17.5। सिंपल सा फंडा है, तो ये ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चल कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी, बीसी और एबी बराबर है, एंगल बी 80 का है, ए बताना है। चलिए देखते हैं। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। कह रहा है बीसी जो है वो ए बी के बराबर। अगर बीसी बराबर है तो यानी ए और सी बराबर। एंगल बी 80 का है, इसको मान लिया एक्स, ये भी एक्स, इसका मतलब 80 प्लस 2x विल बी इक्वल हो जाएगा 180। तो 2x कितने का आएगा, 100 का, तो x कितने का आ जाएगा 50, है ना भाई। 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी हमारा एंगल ए 50 डिग्री का। ठीक है, कह रहे इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है, देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका मतलब इनकी बात कर, और इन ये दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन है सी। ठीक, चलो कह रहा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस। यानी ये जो इक्वेशन आपको दिखाई गई है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस पर इसको कहाँ काटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी वो पूछे एक्स एक्सिस पर तो आपको पॉइंट पुट करना है x0। अगर यहीं पर वो वाई एक्सिस पे पूछ ले तो वहां पर पुट कर दो 0y, बस आपको अपने आप पता चले। जब आप पुट करोगे तो 2x और y की जगह तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, तो यानी पॉइंट हो जाएगा 30। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, चलो कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ डी ई के, यानी ए बी सी एफ डी और ई के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी 5 है, एंगल बी 40 का है
और एंगल ए 80 का है। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डीएफ 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल डीएफ 5 होगी। और ये जो एफ है एंगल, ये आपका 80 का होगा, और जो एंगल डी है वो 40 का होगा। ठीक है जी। और एंगल एफ 60 का होगा, गलत है। डीएफ 5 है, ठीक है। एंगल ई 60 का होगा। अगर मैं देखूं एंगल ई, इसमें से 8 और 4 12, हाँ बिल्कुल ये 60 का ही आएगा। तो ये कंडीशन आपकी सही है। फिर भी हम ये भी देख लेते हैं एंगल ई 60 का, डीई नहीं, डीई तो नहीं होगा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। डीई 5 है, तो डीई दे दिया तो वही गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट। चलिए, क्या रहा था क्लास मार्क्स ऑफ दिस। देखिए क्लास मार्क निकालने के लिए इन दोनों को कर दो प्लस और 2 से कर दो डिवाइड। ये आ जाएगा 280/2, और 280 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 140। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये देखते हैं, कह रहा था इक्वेशन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को लूं, x की जगह 0 पुट करूं और 2 y की जगह -2, तो ये -4 आएगा, 4 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये तो सॉल्यूशन नहीं है। x की जगह 4 और y की जगह 2 0 पुट करूं तो ये इसका सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता है ये या फिर ये, यानी 3 6 और 4 5। तो 3 6 यहां पर ऑप्शन गिवन। ठीक है, ओके। चलिए सेक्शन बी देखते हैं भाई। कह रहा है इफ 30 प्लस एक्स इज सप्लीमेंट ऑफ 40, यानी ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इनका सम कितना होगा। इनका सम होगा 180। तो x कितना होगा 180 -70, यानी x इक्वल्स टू 110। क्योंकि इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 70 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए माइनस एंगल बी इज 42, बी माइनस सी इज, अच्छा ये कह रहा है कि ए और बी का डिफरेंस 42 है, बी और सी का डिफरेंस 21 है। आपको एंगल बी की मेजरमेंट बतानी। तो अगर मैं एंगल ए की वैल्यू निकालूं तो ये बनता है 42 माइनस का प्लस हो जाएगा एंगल बी। अगर एंगल सी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 21, सॉरी एंगल बी -21। ठीक है, अब आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल ए की जगह रख देंगे 42 प्लस एंगल बी, बी तो बी है ही, सी की जगह रख देंगे एंगल बी -21 इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा आपका 3 एंगल बी, और 42 में से 21 माइनस करेंगे 21, और 180 -21। एंगल बी हो जाएगा कितना आपका 159/3, 3 5 जा 15, 3 यानी 53 डिग्री आंसर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस, यानी आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा भाई। 18 की 3 में करेंगे 54, A4 की A³ में करेंगे यानी A7, B3 की B5 में करेंगे यानी B8। तो ऑप्शन है A7 B8, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है। ठीक है, कह रहा है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10। मिड वैल्यू आपको दिखाई, द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, लोअर लिमिट क्या होगी। ये बात आप लोगों को पता है, हमें मिड वैल्यू में से जो साइज है या विड्थ होती है, क्लास साइज भी बोल देते हैं विड्थ भी बोल देते हैं, तो 10 - 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 7। तो लोअर लिमिट आपकी 7, अपर लिमिट पूछता तो प्लस कर देते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, कह रहा है वर्टेक्स एंगल क्या है ट्वाइस है किसका, बेस एंगल का। ठीक है, चलो तो वर्टेक्स एंगल क्या हो गया ये, और आइसोसेलेस है तो ये अगर मैं इनको x और इनको x मानूं तो ये कितना है 2x, यानी 2x प्लस x प्लस x, यानी टोटल मिलाकर 4x किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। सो x कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 45। तो आपका उसने पूछा क्या है, वर्टेक्स एंगल पूछा, और वर्टेक्स एंगल है 2x, यानी 2 × 45। दोबारा देखो, इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द, अच्छा ये तो सम का है भाई, गड़बड़ हो गया। देखो मैं वही कह रहा, मैंने आंसर नहीं आ रहा। ये कह रहा है जो वर्टेक्स एंगल है ना, वर्टेक्स एंगल वो हो जाएगा 2 × x प्लस x।
यानी वो होगा 4x। और अगर वो 4x है यानी ये वाला एंगल तो हो गया 4x, ये x क्या है तो यानी ये टोटल हो गया 6x। 6x अपॉन में 180 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30, यानी x की वैल्यू तो 30, बेस एंगल तो 30 के हो गए, और वो हो जाएगा 4 इंटू 30 यानी 120, तो यानी आंसर है 120। ठीक है, कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और इसकी भी पावर 1/4, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/4, यानी ऑप्शन हो गया सी। ठीक है ना, चलो कह रहा इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है बी एस के, तो उसने कहा एक्स की वैल्यू निकाल। देखो एक बात थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब 50 प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 123, सो एक्स इक्वल्स टू 123 माइनस 50, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 73। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा जो एक्स है वो 73 है। ओके, तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत दोनों के दोनों पॉजिटिव, और दोनों के दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, क्योंकि जब हमारा एक क्वाड्रेंट होता है तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ वाली कंडीशन में दोनों नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, 29 द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस रूट टू, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट टू की स्क्वायर, फिर प्लस ऊपर आ जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री, नीचे आ जाएगा रूट टू की स्क्वायर माइनस रूट थ्री की स्क्वायर, फिर ऊपर आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट फोर, और नीचे आ जाएगा रूट थ्री की स्क्वायर माइनस रूट फोर की स्क्वायर। अब ये ऐसे ही चलेगा और ये आ जाएगा ऊपर रूट एट माइनस रूट नाइन, और नीचे हो जाएगा ये रूट एट की स्क्वायर माइनस रूट नाइन की स्क्वायर, तो यानी ये ऊपर आ गया 1 माइनस रूट टू, अगर नीचे देखेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे आएगा -1, ऐसे यहाँ पर रूट टू माइनस रूट थ्री, अगेन नीचे भी आएगा -1, ऐसे फिर रूट थ्री माइनस रूट फोर, अगेन फिर -1, और ये ऐसे ही चलेगा, तो आ जाएगा रूट एट माइनस रूट नाइन, और नीचे भी आ जाएगा -1, इससे ये बन जाएगा -1 प्लस रूट टू माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट फोर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस रूट एट, ठीक है ना, और प्लस रूट नाइन। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फोर वाला भी ऐसे ही, अब बीच में तो अभी है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का फोर है, नीचे यहाँ आ जाएगा -4, फिर प्लस का रूट फाइव माइनस का रूट फाइव, फिर ऐसे ही प्लस का रूट सिक्स, क्योंकि डैश डैश है तो ऐसे चल रहा है, माइनस का रूट सिक्स, प्लस का रूट सेवन माइनस का रूट सेवन, और प्लस का रूट एट। तो इसके हिसाब से भाई ये दोनों भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो बचा -1, और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, यानी आंसर हो गया 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, कह रहा है इन द फिगर द मीजर बी ए डैश सी, अच्छा ये कह रहा है इन द फिगर द मीजर, ओके ये 70 है, 60 है, ये भी 5 है, यानी इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर हैं ये दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर में, अब सिमिलर क्यों मैं बता देता हूं, देखिए भाई हमें पता है 6, अगर इससे हम कंपेयर करें तो दोनों एंगल बिल्कुल सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है 3x इक्वल टू किसके हो जाएगा 2x प्लस 20, तो सिंपल है 3x माइनस 2x इक्वल टू किसके हो जाएगा 20 के, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया 20, तो 3 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा 60, तो ये हमारा जो एंगल होगा ये 60 का होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए आपको पता है ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एंगल होता है, पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 का, यानी x प्लस 120 प्लस x प्लस 10, ये इक्वल टू किसके होगा बेटा 360 है, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 360 माइनस 130, सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 230, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 230, और अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
अच्छा लग रहा है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। द नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर इन द इंटरवल इन द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इस इंटरवल में जो नंबर आएगा, चलिए देखें, 25 इसमें आएगा, 81 नहीं आएगा, 20 भी इसमें आएगा, 22 भी इसमें आएगा, ये भी नहीं 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 आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 32 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 91 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 20 आएगा। 1 2 3 और ये टोटल मिलाकर 4, यानी इसमें 4 नंबर आ रहे हैं। इजी है ना? चलो, अब इन्होंने कहा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इज इक्वल टू a - b √3। पहले इसको सॉल्व कर लो रैशनलाइज करके, बाकी बात में देखें। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 - 1 और √3 + 1, तो ये आ जाएगा क्या, √3 - 1 की होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √3 की स्क्वायर, और ये देखिए प्लस लगा दिए माइनस, ठीक है ना, और -1 की स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा √3 की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर -2 इंटू √3 × 1, और अपॉन में आ जाएगा 3 - 1, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 और अपॉन में 2, तो ऊपर हो जाएगा 4 - 2 √3 अपॉन में 2, 2 कॉमन ले लिया तो 2 - √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 - √3 वैल्यू आ गई। अब अगर 2 - √3 को कंपेयर किया जाए a - b √3 से, तो a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 1, सो a + b विल बी इक्वल हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, तो ऑप्शन हो गया a। समझ में आया बच्चों? क्लियर है ना? ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, सैंपल पेपर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं डाले। कह रहा है इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज दिस एंड इसके जो इक्वेशन है वो क्या होगी। चलिए किसी इसमें पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3 पुट करूं तो ये 0 तो नहीं बनेगा, यानी ये तो ऑप्शन नहीं है। अब x की जगह -3 और y की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये 0 बन रहा है, यानी ये सॉल्यूशन बिल्कुल होगा, तो यानी इसका सॉल्यूशन ये, ठीक है ना। ये जो आपके पास सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, ये जो आपको सॉल्यूशन दिखाए गए हैं, 3 सॉल्यूशन दिखाए गए, इन वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करके देख लो, जिसमें भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा या उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए, कह रहा है इन ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क्स ऑफ ए क्लास इज 15, यानी ये क्या दिखा रखा है, क्लास मार्क्स दिखा रखा है, ऑफ ए क्लास दिखा रखा है, और लोअर लिमिट 13 है, अपर लिमिट हमें निकालनी है, ठीक है। अब अपर लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, यानी क्लास मार्क तो मुझे दिखा दिया 15, लोअर लिमिट मुझे दिखा दी 13, अपर लिमिट वो मुझसे पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है अपर लिमिट, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे कितनी पूछ रहा है पता है? नहीं, चलो बताते हैं कैसे। पहले इनके बीच का गैप देखो कितना है, 2, यानी 15 में से 2 माइनस किया 13, तो 15 + 2 कितना होगा, 17, ये आपकी हो जाएगी अपर लिमिट। अरे भाई ये 2 का ही तो गैप आ रहा है, आपको पता है क्लास मार्क्स में से हम जो क्लास साइज का हाफ होता है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो और उसी को अगर क्लास मार्क्स में उसी क्लास साइज के हाफ को प्लस कर दे तो अपर लिमिट, इसलिए इसका आंसर डी है, ठीक है ना। चलो, to compare this year result with last year result, teacher went to the class and collected this year number of distinctions from the students. For last year number of distinction, she opened the result register and wrote the required number of distinction. The data collected by her from the student and register respectively are example of primary data and secondary data, primary data and row data, both primary data and secondary data। तो आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या है भाई? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, इसको अगर क्वेश्चन के हिसाब से, सबसे पहले प्राइमरी डाटा क्या होता है, देखो प्राइमरी डाटा के बारे में बताता हूं बेटा। प्राइमरी डाटा होता है जब डेटा स्टार्टिंग में इकट्ठा किया जाए, इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा होता है कि जब वो डाटा आपने इकट्ठा किया, उसका यूज हो गया और बाद में उसका फिर किसी ने यूज कर लिया, वो सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है ना। और रो डाटा का जो ये रॉ डाटा आपके पास लिखा गया है, जब स्टार्टिंग में आप डाटा लेकर आते हो तो वो मतलब किसी भी फॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना, तो यानी उसको फिर अरेंज करके हम है ना यूजेबल बनाते हैं एक तरह से, कम भाई उसको हम एनालाइज कर सकें, कंपेयर कर सकें, इसलिए तो जो स्टार्टिंग में डाटा कलेक्ट करके आता है उसको प्राइमरी डेटा कहता है, लेकिन वो रो की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर है ए, क्योंकि उसने बच्चों भाई क्लास के अंदर से भी लिया और रजिस्टर से भी लिया, तो जो रजिस्टर से लिया है वो सेकेंडरी डाटा है, और जो बच्चों से लिया है इस साल का जो डाटा है वो प्राइमरी है, ठीक है ना। जो
दिस ईयर जो वर्ड यूज किया है उसने, दिस ईयर जो डेटा है, ठीक है, वो आपका क्या है, प्राइमरी डाटा, वो है आपका प्राइमरी डाटा, ठीक है ना। और जो लास्ट ईयर डेटा है वो आपका है सेकेंडरी, क्योंकि वो यूज हो चुका है, ठीक है, क्लियर, इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर x इक्वल्स टू वाई है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। क्योंकि देखिए जब अगर x इक्वल्स टू वाई है, यानी अगर x 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 होगा, यानी अगर x 0 है तो y भी क्या होगा, 0 होगा, अगर x इक्वल्स टू -1 है तो y इक्वल्स टू भी -1 है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी वो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, ठीक है बच्चों। कह रहा था गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन, देखिए इसने हमें 2 पॉइंट दिखा रखे, ये पॉइंट पुट करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। भाई अगर मैं यहां पर 2 और 2 पुट करूं तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 14, 10 आ जाएगा, पहला ये वाला पॉइंट पुट कराया मैंने, तो 2 3 2 जा 6 7 2 जा 14, ये तो नहीं आ रहा, यानी ये आंसर। फिर यहां पर मैंने 2 और 2 पुट किया तो आ रहा है 2 - 4, तो आ रहा है -1, तो यानी ये भी आंसर। अब 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12, 16 - 2 ये आ रहा है, और अब ये -2 पुट करके देखो, 8 2 जा 16 और +6, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आ जाएगा -16 और हाँ एक सेकेंड, 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा प्लस का 6, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 10, यानी इस पे सही आ रहा है, इस पे सही नहीं आ रहा है। अब इसको देखते हैं, 5 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 और माइनस का 17, तो सारे ही गलत आ रहे हैं शायद, क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? दोबारा देखूं, अच्छा ये y है, 8y, शिट 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 शिट, गड़बड़ कर दी मैंने, ये y है, हाँ इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये y है बेटा, यहाँ यानी आएगा -8 और +12 आएगा, तो +12 में से -8 जाएगा, 4 जाएगा, सही है, इसका ऑप्शन सही है, सी है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा y और x में गड़बड़ कर दी। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू √5 + 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखिए जब भी हम इसको करेंगे तो सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगी 1/√5 + 2, इसको रेशनलाइज करो, √5 - 2 और √5 - 2, तो ये आ जाएगा √5 - 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √5 की स्क्वायर और -2 की स्क्वायर, रेशनलाइज करने के बाद √5 - 2 ये आ जाएगा 5 - 4, √5 - 2, 5 - 4 यानी 1, तो ये आ जाएगा √5 - 2। अब उसने कहा है x - 1/x, तो x की वैल्यू है √5 + 2 माइनस और √5 - 2, तो ये आ जाएगा आपका √5 + 2 माइनस √5 + 2, तो √5 से √5 कैंसिल, यानी ऑप्शन 4, यानी बी ऑप्शन है आपका। कह रहा है a + b की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर ये 90 है और ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का, तो 180 में से 90 को माइनस करो, कितना बचा, 90, तो 90 किसके इक्वल होगा, a + b के, इसलिए आंसर है सी। अब हमारा आ गया है भाई केस स्टडी क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो, कह रहा है इन ए सोसाइटी रेजिडेंट्स डिसाइड टू बिल्ड ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन एंड अ पार्किंग एरिया। अच्छा यानी आपको एक तो पार्क बनाना है और पार्किंग एरिया बनाना है, ठीक है, एबीसी शोज द पार्क एंड DEFG, यानी ये तो है भाई पार्क, ये तो पार्क की बात कर रहा है, और ये है पार्किंग एरिया जहां पर वो अपने व्हीकल पार्क करें। चलो उन्होंने कहा ए के कोऑर्डिनेट क्या है, भाई ए के कोऑर्डिनेट, चलिए इनके कोऑर्डिनेट ही लिख लो पहले, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 2, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 2, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 4, और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 0, ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 0, एफ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 3, जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 और 3। चलिए अब क्योंकि हमें देख देख के बस आंसर ही बतानी है, तो इन्होंने पूछा ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 2, यानी ए ऑप्शन। उसके बाद है डी के कोऑर्डिनेट है 5 0, तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए यानी सी। एफ के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर मैं एफ के कोऑर्डिनेट देखता हूं तो 8 3 है एफ के कोऑर्डिनेट। फिर कह रहा है पार्क का एरिया, ठीक है ना, पार्क का एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो,
भाई अगर मैं यहां से देखूं तो ये लेंथ है 2 और यहां से यहां तक ये लेंथ है 2। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 2 इंटू 2, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है ना, यानी एरिया किसका, ए बी सी का, ये आ गया 2 स्क्वायर। चलो तो पार्क का एरिया आ गया 2 स्क्वायर। पार्किंग का एरिया, चलो भाई पार्किंग का एरिया भी देख लेते हैं। पार्किंग के हिसाब से देखूं तो ये कितना है 4 और ये कितना आ रहा है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, नहीं ये 1 2 3 सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, तो 3 3 जा 9, सॉरी 9 आएगा बेटा, 9 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसका 9 स्क्वायर यूनिट आपका आएगा, इसका हो गया 9। ठीक, 45 भी कंप्लीट। चलिए अब क्या देखते हैं इसे, कह रहा है ट्रायंगुलर फील्ड हैज वर्टिसेस ए बी सी। ठीक है डन। द लेंथ ऑफ द साइड ये दिखा रखे है, द फार्मर वांट्स टू फेंस हिज फील्ड ऑल अराउंड लीविंग अ स्पेस, यानी इस स्पेस को छोड़कर 3 मीटर के इस स्पेस को छोड़कर बाकी सारे में वो फेंसिंग करना चाहता है, चार दीवारी कह सकते हो आप इसको। ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, ठीक है ना, तो 20 रुपए मीटर के हिसाब से। आफ्टर फेंसिंग फार्मर कल्टीवेट्स कोरिएंडर इन द फील्ड, और वो इसके अंदर कोरिएंडर यानी धनिया वगैरह बो देता है। चलो बाद की बात देखते हैं। कह रहा है त्रिभुजाकार द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, अगर इसके मैं सेमी पैरामीटर की बात करूं तो मेरे पास जो साइड है वो है 50 प्लस 80 और प्लस 120, तो बाय 2, तो ये हो जाएगा 250 बाय 2, तो यानी 125, ये आपका इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन है बी। ठीक है जी। चलो कह रहा है खेत का परिमाप क्या होगा, खेत का परिमाप 250 होगा, दोनों भाई इनको प्लस करने पर। जब आधा परिमाप 125 है तो भाई जो सेमी पैरामीटर है अगर वो 125 है तो पैरामीटर तो डबल ही होगा। कह रहा था लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग इट, देखो भाई 50 एक साइड से, 80 एक साइड से, एक है 120, लेकिन इसमें से 3 मीटर का आपको गैप छोड़ना है, क्योंकि वो जो गेट है वहां पे तो फेंसिंग नहीं करोगे ना, तो ये टोटल हो जाएगा भाई 250 माइनस 3, तो यानी 247, यानी डी ऑप्शन। कह रहा कांटेदार तार लगवाने का कुल खर्च, देखिए 20 रुपए के हिसाब से देखो 247 मल्टीप्लाई बाय 20, हो जाएगा 0, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 4940, यह है कांटेदार। कह रहा है खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, अगर एरिया की बात करें तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें क्या, आपको पता है ना हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। चलिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। 125s आ चुका था, 125 में से 50 माइनस कर दो, 125 में से 80 माइनस कर दो, और 125 में से 120 को माइनस कर दो। अब 125 इंटू 75 इंटू 45 और इंटू 5, इनके फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये तो हो गया 120, ठीक है ना, और ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 ये 75 के, और 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 5। अब देख लेते हैं 3 आ रहा है 1 2 3 3 बार, तो एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 6, यानी 3 बार तो बाहर आएगा, और 3 और 5 एक एक अंदर है, तो 5 पूरे 25 पंजे 125, 125 दिया, कितने हो जाएंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 375, और अंदर आ गया 50, यानी इसका ऑप्शन है बी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने ये जो पूरा प्रैक्टिस पेपर है ये बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। एक आप लोगों से बात और कहनी थी कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे हैं ना मुझसे डिमांड करते हैं कि सर प्लीज भाई हमें वो इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए। बेटा अगर आप लोगों को किसी की भी चीज का पीडीएफ या कुछ भी चाहिए तो प्लीज आप है ना हमारा जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी है अहलावत एजुकेशन पैराडाइज के नाम से, वहां पर एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, तो आप वहां पर जाकर एक बार उसको चेक कर सकते हैं। मैं अपना जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और आप प्लीज उस पर जाकर अपना क्लिक कर लीजिए और वहां पर जो भी आपको चाहिए वो वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।